नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैंने सीजीएल मेंस 2021 के सभी 100 प्रश्न करवा दिए थे। उसमें से 10 एक प्रश्न ऐसे थे जो बड़े अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। वही 10 एक प्रश्न ऐसे हैं जो अगर आपका कुछ लेवल है तो करने लायक है। बाकी के 90 प्रश्न आप रिवीजन के लिए कर सकते हो, उसमें कुछ सीखने में नहीं आएगा। तो ये 10 प्रश्न इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा तेज फ्लो में निकल गया हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से करवाऊंगा। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, ये भी समझाऊंगा। और पीडीएफ अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, मेंस का सोल्यूशन 100 क्वेश्चन का नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सीधे 100 प्रश्न 110 मिनट में मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं, वो जाके जरूर देखें। 110 मिनट आपके लिए 2 घंटे में, अगर 2 घंटे से कम में अगर आप 100 प्रश्न कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई टाइम का नुकसान है। ठीक है, तो आप पूरा पेपर वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बाईलिंगुअल टाइप करवा के हिंदी अंग्रेजी दोनों में टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वो भी डाउनलोड कर लें। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आएगा तो, और वीडियो को लाइक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न 10 प्रश्न में थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताने हैं। ठीक है, और बाकी सारे लोग जी जान से 2022 की तैयारी में जुट जाओ। वैकेंसीज अच्छी हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज ही मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होंगी। ले लो एक पोस्ट, फिर देखते रहना यार। फिर और यूपीएससी और बहुत चीज़ें भी ट्राई करनी है, शादी करनी है, मौज करनी है ना लाइफ में। ये थोड़ी कि एसएससी ही खेलते रहना। तो जल्दी से सिलेक्शन लो और भीड़ से हटो। छोटे भाइयों को सब्सक्राइब करो चैनल। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले प्रश्न में। मूड लाइट हो गया होगा, पेन कॉपी उठा लेना, 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उठा लिया। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। पेन कॉपी उठा लो, अगर नहीं उठाए रजाई में बैठ के, और उसमें बिस्तर पे बैठ के नहीं। चलो, पहला प्रश्न नंबर सिस्टम से है। जो पीडीएफ है अपने पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 पे पीडीएफ में मिल जाएगा। कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 टू 700 इन विच डिजिट 6 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। यानी कि 400 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें जो 6 है, यानी कि 6 वो 2 बार आता है। एक बात बताओ, 3 अंक की संख्या में 6 2 बार कितने तरीके से आता है? यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है, यानी कि 2 बार आना चाहिए, ना 1 बार ना 3 बार, केवल 2 बार। ठीक है, आप बताओ कि 3 अंकों की संख्या में 2 बार 6 आना है, कितने तरीके से आ सकता है? आप कहेंगे 3C2। 3C2 मतलब ये वो छोड़ो, मतलब बस तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 3 माइनस 2 का फैक्टर। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया, यानी 3/1, यानी 3 तरीके से। समझना बात को। हमने कहा कि 3 अंकों की संख्या में 2 बार 6 लाना है, कितने तरीके से रख सकते हैं? तो आप ये याद रखना, जिनको ये नहीं समझ आया वो कोई दिक्कत नहीं, समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि 3 अंकों की संख्या में 2 बार 6 लाने के लिए हम 3 तरीके अपना सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? पहला तरीका होगा कि 2 बार शुरू में 6 आ जाए। दूसरा तरीका होगा 2 बार लास्ट में 6 आ जाए। और तीसरा तरीका होगा कि 6 से शुरू हो और 6 पे ख़त्म हो संख्या। एक बात बताओ, 6 से शुरू हो रही है, मतलब 6 से शुरू हो रही है, ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? आप कहेंगे 660 से लेके 669 तक, यानी कि कितनी संख्या इधर हो जाएंगी? 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 नहीं लेना है, यानी 667, 668, 669, यानी टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 9 संख्याएं इधर हो जाएंगी। यानी जी 660 से लेके 669 तक 666 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 666 में 3 बार आएगा, जबकि 2 ही बार लेना है, यानी आपकी 9 संख्या इधर हो गई। आपने कहा लास्ट में 2 बार 6 आए, आप ऐसी संख्या बताओ 400 से लेकर 700 के बीच जिसमें लास्ट में 2 बार 6 आता है। तो एक तो हो जाएगी 466, एक हो जाएगी 566। 666 ले नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें 3 बार 6 हो जाए। तो 9 संख्या इधर हो गई, 2 संख्या इधर। और शुरू में 6 आए, लास्ट में 6 आए, ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है 3 अंकों की? आप कहेंगे 606 से शुरू होगा, 696 पे ख़त्म होगा, यानी 0 से ले 9 तक 666 नहीं आएगा। 606, 616, 626, 636, 646, 656, फिर 676, 686, 696, यानी इधर कितनी संख्या है? 9 संख्या। यानी टोटल कितनी संख्या पॉसिबल है? 9, 9 18, 2 20। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? चलो, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न जो है ये सीरीज से रिलेटेड है, और सीरीज रिलेटेड प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं। ये अच्छा प्रश्न है, इस तरह की सीरीज अच्छी। कहा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। S1 और S2 के बीच में जो कॉमन टर्म्स है, S1 एक सीरीज है, S2 एक सीरीज है, दोनों के कॉमन टर्म्स का डिफरेंस सम पूछा गया, योग पूछा गया। यानी अगर मैं सीरीज S1 को लिखूँ, S1 सीरीज को हम पूरा लिखें तो लिख सकते हैं 2
9, 7 का गैप 16, 23, 30, 37, 44, 51, ठीक है। ऐसे 55, ऐसे 51 के बाद सॉरी 58, 65, फिर 72, 79, ऐसे S1 हो जाएगा। S2 अगर हम लिखें तो S2 को हम लिख सकते हैं 7 से शुरू है, 4 का गैप 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है 632 तक। 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, बोलते रहो, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79 डॉट 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 743। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स कौन कौन से? पहला कॉमन टर्म्स कौन सा है? पहला कॉमन टर्म देखो, आपने कहा 16, 23, 30, ठीक है। सब पहला कॉमन टर्म कौन सा आया भैया, बताओ? पहला कॉमन टर्म आपको दिख रहा होगा 51, एक कॉमन टर्म है। देखो 51 से पहले कोई कॉमन टर्म है? 2, 9, 16, 23, यानी 23 पहला कॉमन टर्म है, फिर 51 है, और फिर अगला कॉमन टर्म देखोगे तो 79, इसी वजह से मैंने 79 तक लिखा था। यानी आपने कहा 23 पहला कॉमन टर्म है, फिर 51 है, फिर 79 है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा कॉमन टर्म? आप कहेंगे 632 से दोनों सीरीज में एक 632 पे ही खत्म हो जा रही है, एक 743 तक जा रही है, तो जो कॉमन मिलेगा वो 632 से छोटा होगा, क्योंकि 632 पे ही एक सीरीज, दोनों सीरीज में आना चाहिए, तो 632 से जो बड़ी संख्या होगी वो कॉमन है हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक सीरीज 632 पे ही खत्म हो जा रही। यानी आपके कॉमन टर्म जो मिल रहे हैं वो कौन कौन से? 23, 51, 79, और आप देखें डॉट डॉट डॉट। आप अगर एक चीज़ देख पा रहे हो तो ये जो कॉमन टर्म्स मिले, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन टर्म्स का डिफरेंस, 23 में 28 जोड़ोगे 51, 51 में 28 जोड़ोगे 79, यानी आपको पहला टर्म भी पता चल गया कॉमन टर्म्स वाली सीरीज़ का, यानी कि उभय पदों वाली सीरीज़ का पहला पद आपको पता चल गया। आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, यानी कॉमन डिफरेंस आपको 28 मिल गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो क्रमागत यानी कि बगल बगल वाली दो संख्याओं में कॉन्जिक्यूटिव दो मतलब टर्म्स में अगर डिफरेंस लें और बराबर है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और दो मतलब किसी ऐसी सीरीज में जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बराबर हो उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी अंकगणितीय श्रेणी। यानी ये देखो, इसका पहला टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है। अब अगर हमें पदों की संख्या पता चल जाए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए, तो हम योग निकाल सकते हैं। तो आप देखो, हमने कहा कि इसका हमें मान लो nth टर्म लास्ट टर्म है, यानी इसमें n टर्म आएंगे, इस कॉमन सीरीज में n टर्म आएंगे, तो इसका nth टर्म क्या होगा? किसी भी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए यानी अंकगणितीय श्रेणी के लिए जो nth टर्म होता है, यानी T9 nth टर्म, T मतलब टर्म, nth टर्म, ये होता है a यानी पहला पद प्लस n-1 यानी कि पदों की संख्या -1 इंटू डी। और आप एक बात बताओ, जो a प्लस n-1 इंटू डी होगा यानी nth टर्म होगा, वो किससे छोटा होगा? अभी आपने कहा था 632, यानी a प्लस n-1 इंटू डी ये छोटा होगा 632 से। ये समझ आ गया? अब मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। आपने ये समझ लिया, कॉमन सीरीज समझ ली कि कौन सी कॉमन सीरीज है। उतारा नहीं तो 10 सेकंड बैक जाके उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ इधर, ठीक है? तो मज़े लेते हुए मैथ पढ़ो, आराम से हो जाएगा। एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का थोड़ा सा यूज है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये अच्छा प्रश्न था, इस वजह से मैंने लिया, ठीक। आपने कहा ये जो लास्ट टर्म होगा यानी nth टर्म होगा 632 से छोटा होगा। यहाँ पे रखोगे a बराबर 23, आप कह सकते हो 23, एक मिनट, आप कहोगे कि 23 प्लस n, हमें पदों की संख्या निकालनी है, -1 इंटू डी, यानी डी की वैल्यू 28, ये बराबर 632 है। 23 632 में से घटेगा आपका कितना हो जाएगा? 609। आप कहेंगे n-1 इंटू 28 बराबर 609, हम कह सकते हैं अच्छा ये लेस देन है, ये लेस देन और इक्वल टू लेस मतलब जो nth टर्म होगा या तो 632 हो गया तो उससे छोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ से 28 इधर बट्टे में आ जाएगा, 28 से डिवाइड करोगे, 28 दूना 56, 4 49, 28 से कम 28, 21 210 यानी 7 बढ़ जाएगा, यानी 21.7 के करीब इसका वैल्यू आ गया। यानी आपने कहा n-1 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 21.7 होगा, यानी हम कह सकते हैं n लेस देन और इक्वल टू 22.7 होगा। n है पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या 22.7 हो सकती है? नहीं। n पदों की संख्या हमेशा कोई इंटीजर वैल्यू होल्ड करी। अब वो इंटीजर बताओ जो 22.7 से जस्ट छोटा हो या बराबर हो। बराबर तो हो नहीं सकता, छोटा ही आना पड़ेगा, यानी n को हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? 22। यानी अब आपको पता चल गया पदों की संख्या, आपको पता चल गया पहला टर्म, आपको पता चल गया कॉमन डिफरेंस। तो सम निकाल लीजिए। सम होता है सम ऑफ एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
पुट कर दो वैल्यू, धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। यानी वैल्यू पुट करो तो सम कितना हो गया, एन कितना है 22, 22/2 11 इंटू समथिंग। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन आपका 11 से कट रहा है। अगर 11 से 6860 को काटोगे 11 छक्के 66 नहीं कट रहा है। यहाँ काटोगे 11 छक्के 66 5 54 नहीं कट रहा है। यहाँ काटोगे 11 छक्के 66 1 15 नहीं कट रहा। अगर यहाँ काटोगे तो 11 छक्के 66 फिर ये 3 37 हो जाएगा, 11 3 33 11 चौको 44। तो आंसर यहाँ मार्क कर सकते थे, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो। तो 11 इंटू 2a यानी कि 46 प्लस n-1 यानी कि 21 गुड़े डी की वैल्यू कितनी है 28। इसी को कैलकुलेट करना। देखो 6 और 8 14 यूनिट डिजिट 4 होगी। देखो यहाँ पे 6 और इसका यूनिट डिजिट 8, 6 + 8 14, 14 का 1 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 4 होगी। एक ही ऑप्शन था, या फिर सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व भी आप कर सकते हो, मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। 46 प्लस 28 गुणे 20 560, 28 जुड़ जाएगी 588। 588 में 46 जोड़ना है तो यहाँ 44 करो, यहाँ 590 कर लो। 590 40 630 4 34, यानी ये लिखा हुआ 634। 11 का 634 में गुणा करना है, 11 चौको 44, हासिल आएगी 4, 11 3 33 4 37, 11 छक्के 66 3 69। समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पहला पद ए हो, पदों की संख्या n हो, कॉमन डिफरेंस d हो, तो सम ऑफ एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है फॉर n टर्म्स n/2 यानी n पदों की संख्या इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। या फिर इसको हम, आपने कहा कि लास्ट टर्म क्या होता है एरिथमेटिकल सीरीज का, ये होता है लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम कई बार इस फॉर्मूले को इस तरह भी यूज करते हैं कि सम बराबर होगा n/2 इंटू a पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी पहला टर्म लास्ट टर्म पता है, पदों की संख्या पता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ आ गया। हालांकि ये प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन फिर भी फॉर्मूला इसका अच्छा है तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। ये भी 57 नंबर पे है। कहा गया बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज है बेस किसी प्रिज्म का, साइड 10 सेंटीमीटर की, हाइट दिया गया 10√3, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया। देखो प्रिज्म के लिए टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है प्रिज्म के लिए 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल धन आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। आपको पता है कि बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका साइड 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 4 से 100 कटेगा 25√3, ये हो जाएगा। यानी एरिया हो गया 25√3। अगर आधार जो है, आधार अगर 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 30, और उसमें हाइट से गुणा करना है, यानी 300√3 इधर हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, आप वैल्यू पुट कर दो तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 गुणे 25√3 यानी 50√3 प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस 30 गुणे हाइट 10√3, 30 गुणे 10√3 कितना हो जाएगा 300√3, यानी 300√3 प्लस 50√3 यानी 350√3 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया फॉर्मूला। ये अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से था। ये प्रश्न काफ़ी कैलकुलेटिव भी था और मैंने इस वजह से भी उठाया क्योंकि इसका आंसर सही नहीं दिया गया था। देखो आपको जब ऐसा प्रश्न है तो आप कोशिश करा करो कि क्या रूट हो सकता है, कौन सा रूट निकालना है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया करो। देखो 0.004 4 डिजिट है, रूट में हमेशा 2 डिजिट में बचता है, मतलब उसका आधा कर लिया करो, तो 4 का आधा 2, यानी कि 2 अंक आएंगे, यानी 0.02 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे 8 है, थर्ड रूट निकालना है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, यानी कि 2 डिजिट यहाँ भी आएंगे, यानी ये 0.02 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, डिवाइडेड बाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इसके 16 का फोर्थ रूट, यानी 2 के पावर 4 16 होता है, यानी 16 का फोर्थ रूट 2 हो जाएगा, और गुणे ये अंडर रूट में, यानी फोर्थ रूट ऑफ 1000 अंदर बचा रहेगा, ठीक है, गुणे में थर्ड रूट ऑफ इतना। आपको पता है कि इसका देखो 125 का वर्गमूल वो क्यूब रूट 5, 1000 का 10, यानी इसका बाहर निकल आएगा, ये 50 हो जाएगा, और गुणे 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, फोर्थ रूट ऑफ 10 बचा रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं अभी इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ 10,000, फोर्थ रूट ऑफ, अगर nth रूट ऑफ a लिखा है और गुणे nth रूट ऑफ b है तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a इंटू b, यानी nth रूट ऑफ a b। तो ऐसे nth रूट ऑफ 1000 इंटू nth रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 1000 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 10, यानी ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे अंदर ही रूट के हो जाएगा, और इसका फोर्थ रूट निकल सकता है 10 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया आपका 10 हो गया। यानी अब आपका बचा कितना, ये गायब हो गया यहाँ से, रुको 1 मिनट, ये गायब हो गया यहाँ से, यहाँ पे 10 आ गया, ये गायब हो गया आपका यहाँ पे फोर्थ रूट वाला, अब इतना बचा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, और भी ये 4 भी गायब हो गया, ठीक है। अब आपका बचा कितना, ये 10 यहाँ लगा लो, यानी 20 गुणे 50
और गुणे 3 बचा हुआ है, 20 गुणे 50 गुणे 3 बचा हुआ है। ठीक है, आपको बी की वैल्यू दी गई, पहले ए सॉल्व कर लो, ए सॉल्व करो, ये इतना है, बी का गुणा करना है, बी को सॉल्व करो, ये ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दी गई, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 0.9, यानी कि 0.9 दिया है, गुणे 0. देखो 16 का 4th रूट होता है 2 और ये 4 अंक है यानी कि 0.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.4 है। इसका गुणा करना है, इसमें उठा के गुणा कर दो, करो गुणा फटाफट, गुणा करना तो आता है ना सबको सबको, चल फटाफट गुणा कर लो, ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ। देखो ये गुणा करना है इसका, ये 0.9 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4। अब देखो 0.4 यहाँ हटाओ, ये 4 हो गया, कितना बचा 4 हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट गायब हो गया, 4 बचा। अब एक चीज़ और देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ से 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, या हम कहें ऐसे, ये देखो यहाँ से 10 मतलब कितना है 100 से गुणा करें तब ये पॉइंट हटेगा, यानी कि 10 के पावर -2 यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से दशमलव हटा दे रहे हैं, यहाँ 100 से भाग एक चीज़ देखो 0.02 का मतलब कितना हुआ 2/100। 100 को क्या लिख सकते हैं 2/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -2। अगर 1/n⁴ a है तो अगर n⁴ a को ऊपर लाएंगे तो वो n⁻⁻ से हो जाता है, समझ आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है 2 गुणे 10 के पावर -2, ऐसे ये 2 गुणे 10 के पावर -2, ऐसे ये लिखा है 9 गुणे 10 के पावर -1, ये लिखा है 2 गुणे 10 के पावर माइनस, यानी कितने अंकों का दशमलव हटा 2 2 4 5 6, यानी 10 के पावर -6 लगा दो और दशमलव हर जगह का हटा दो। अब काट पीट लो, काटो पीटो, आप कहेंगे काटो पीटो क्या होता है, मैंने कहा देखो 2 2 4 कट गया, ठीक है, 3 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा नीचे 50 ऊपर 3 और गुणे 10 के पावर -6। एक बात बताओ, हम यहाँ से बचा कितना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3/50 गुणे 10 पावर -6 बचा। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन, फिर देखते कितना हो गया था 3/50 गुणे 10 के पावर -6। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3, फिर से मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ /50 गुणे 10 पावर -6। मैं 3 को 30 लिख सकता हूँ, या ऐसे देखो ये 50 को हम लिख सकते हैं, 50 को कितना लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 ऊपर आएगा, ये 10 के पावर -7 बना देगा, यानी 3/5 यानी 0.6 गुणे 10 के पावर -7 लिखा हुआ। अब फिर ये पॉइंट हटा दो, यानी कि अगर यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये 10 के पावर -8 बना देगा। तो ये तो उत्तर था, इन्होंने नल्लों ने एक भी जगह सही आंसर नहीं दिया, बच्चों का टाइम इसमें किल हो गया, इस वजह से ये प्रश्न मैंने उठाया। समझ आ गया, बहुत सुंदर। ये प्रश्न देखो, ये अभी तक का बेस्ट प्रश्न मुझे लगा, कैलकुलेशन में भी और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी। अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तभी ये प्रश्न हो पाया होगा, अदरवाइज गलती कराए होंगे। कहा गया 2 लाइन चार्ट दिए गए हैं, लाइन चार्ट एक जो है वो दिखाता है रेशियो ऑफ मेल्स और फीमेल्स, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो दिखाता है ए में और बी में। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, यानी गोल वाला ए है, ये देखो ये वाली लाइन ए है और ये वाली नीचे वाली बी है, ब्लैक वाली। ठीक है, और दूसरा जो पाई चार्ट है वो टोटल उस ईयर के लिए, यानी Y1 ईयर के लिए कंपनी में ये क्या दिखाता है, Y1 ईयर के लिए अलग अलग कंपनियों में मेल और फीमेल का रेशियो, यानी एक जो है 1.1 जो है वो मेल और फीमेल का रेशियो है कंपनी ए के लिए, 0.9 Y1 ईयर में ही, Y1 वर्ष में ही बी के लिए मेल और फीमेल का रेशियो। ये समझ आ गया। दूसरा जो पाई चार्ट है वो दिखाता है कि मेल Y1 में मेल की संख्या, Y1 ईयर में ए और बी में टोटल मेल की संख्या कितनी है, और ए और बी ईयर में ही, मतलब ए और बी कंपनी के लिए ही Y1 ईयर में फीमेल की संख्या कितनी है। यानी आपको ये मेल ए प्लस मेल बी दिखाता है और फीमेल ए प्लस फीमेल बी दिखाता है, कौन से ईयर के लिए Y1 Y2 Y3। ये वाला पाई चार्ट ये कह रहा है, ये वाला ये कह रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो लाइन चार्ट है हालांकि। अब कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ही वैसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स ऑफ कंपनी बी इन Y1, यानी Y1 ईयर के लिए बी के मेल की संख्या बतानी। इसका रेशियो किससे निकालना है, फीमेल ऑफ कंपनी ए, फीमेल ऑफ कंपनी ए कौन कौन से ईयर में Y3 और Y5, इसका रेशियो निकालना। समझ आ गया, आप कैलकुलेट करना शुरू करते, समझ आ गया ना। देखो अगर मैं बात करूँ Y1 ईयर के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Y1 ईयर, कंपनी लिख रहा हूँ यहाँ पे ए और बी। ठीक है, अगर हम ए कंपनी की बात करें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेल और फीमेल की बात करेंगे। कंपनी ए के लिए बताओ, कंपनी ए के लिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 1.1,
यानी मेल बटे फीमेल बराबर 1.1, यानी हम कह सकते हैं मेल बटे फीमेल बराबर 11/10, यानी मेल को अगर हम 11Y मान रहे हैं तो फीमेल हैं 10Y कंपनी ए के लिए। ऐसे कंपनी बी के लिए मेल और फीमेल का रेशियो देखो वो 0.9 दिया गया है, यानी इसमें अगर मैं मानूँ कि 10x फीमेल है तो 9x मेल है, तभी रेशियो 0.9 बनेगा मेल फीमेल का। और अगर हम y1 ईयर के लिए ही आएँ, टोटल मेल का डिफरेंस देखें, टोटल मेल की संख्या देखें y1 ईयर में ही, ये y1 की ही बात हो रही, y1 ईयर में ही ए और बी में मेल की संख्या, ए और बी में फीमेल की संख्या अगर हम देखें तो मेल की संख्या कितनी है 11Y + 9X, जो कि दिया कितना गया 21,100, और फीमेल की संख्या देखो तो कितना दिया गया 20,600। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंपनी बी में मेल की संख्या y1 ईयर में, यानी कंपनी बी में मेल की संख्या, कंपनी बी में मेल की संख्या y1 ईयर के लिए, यानी आपको 9x कैलकुलेट करना है, यानी x के लिए कैलकुलेट करना है। फटाफट सॉल्व करो, यानी ये 10 से ये हटा, ये हटा, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे y हटाना है, देखो y हटाओगे तभी तो x की वैल्यू मिलेगी, यानी 11 से गुणा कर दो, तो ये 11y 11x, 11 का गुणा होगा 11 22 660 हो जाएगा, घटा दो तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा, 22 घटेगा इसमें से, 22 में से 21 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1000, ये 1560 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अठे, यानी कि 780 हो जाएगा x बराबर। x बराबर 780 हो गया तो आप कह सकते हैं 9x कितना हो जाएगा 780 × 9 हो जाएगा, 780 × 9, यानी कि y1 ईयर में बी में मेल्स की संख्या आपकी निकल गई, यानी पहला पार्ट हमने निकाल लिया 780 × 9। अब दूसरे सालों में आते हैं, यानी x बराबर मतलब हमने निकाल लिया कितना है 780 × 9, इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं अलग साल में, यानी y3 में अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y3, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी बी, समझ आ गया। अगर मैं y3 ईयर की बात करूँ तो कंपनी ए में, कंपनी ये कौन सा है, ये नीचे वाला 0.8 है मेल फीमेल का रेशियो, यानी अगर मैं मानूँ कि ये 10x फीमेल थी इसमें तो 8x मेल थे कंपनी ए के लिए। कंपनी बी के लिए 1.35, यानी कि अगर 100 फीमेल मानूँ, 100 फीमेल मानूँ तो 135 मेल थे, मेल और फीमेल का रेशियो 1.35 तभी तो आएगा, यानी कि 135 मेल बटे 100 फीमेल, यानी कि 1.35 हो, या हम कहें 5 से काट दें तो 27/20, यानी अगर फीमेल की संख्या 20Y माने तो मेल की संख्या 27Y। अब टोटल मेल निकाल लो, टोटल मेल इस साल में कितना y3 में 8x + 7y, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करो, 8x + 7y टोटल मेल है, जो कि दिया कितना गया y3 में, देखो 18,025, यानी कि ये दिया गया 18,025। और टोटल फीमेल कितनी दी गई है भैया, फीमेल की संख्या टोटल कितनी दी गई है, टोटल फीमेल की संख्या दी गई 16,000, यानी ये दिया गया 16,000। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको कंपनी, कौन सी कंपनी के लिए, ए के लिए, कंपनी ए के लिए क्या निकालना है y3 में फीमेल की संख्या। कंपनी ए के लिए y3 में फीमेल कितनी है भैया 10x, समझ लो, यानी आपको 10x कैलकुलेट करना है, समझ लो। तो आप x के लिए मतलब y को कैंसिल करोगे, y को कैंसिल करने के लिए इसमें 13.5 से गुणा कर दो, तो 13.5 से गुणा करोगे तो ये 13.5x हो जाएगा, 2 को 27 बनाना है प्लस 27y बराबर 13.5 से 1600 में गुणा करने का मतलब 8 से 27, 800 में 27 से गुणा कर लो, यानी 8 से 2700 में गुणा करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 5 21, घटा दोगे तो ये 27y कट जाएगा, 13.5x में से 8x घटेगा, ये 5.5x हो जाएगा बराबर 21 में से 18 घटता है 3,000 और ये 575, यानी 3575 बचे। ये हटाओ, यहाँ जीरो लगाओ, 11 बचे 55, 11 बचे 55, तो 11 से कटोगे 11 × 33, 11 3250, 5x बराबर 3250, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 6500, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया 6500। कितना आ गया 6500, यानी हम कह सकते हैं y3 ईयर के लिए ए में फीमेल्स की संख्या है 6500। अब ऐसे दूसरे साल y5 के लिए सॉल्व कर लो, y5 के लिए अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर y5, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी ए, कहाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी बी। अगर मैं मेल, देखो y5 में आ जाओ, यानी इसमें पहले चलो, इसमें अगर कंपनी ए के लिए देखो तो 1.4 है रेशियो मेल फीमेल का, यानी अगर हम माने 10x फीमेल थी तो 14x मेल थे, बोलो क्लियर है। अगर ऐसे दूसरी कंपनी के लिए बात करें तो अगर उसमें मेल फीमेल का रेशियो देखें तो 0.85 है, यानी कि 100 अगर 100 क्या थे, 100 अगर क्या थे फीमेल थी तो 85 मेल थे, यानी कि 20 फीमेल थी, अगर 20y फीमेल माने तो कितना 17y मेल हो जाएंगे। और टोटल संख्या कितनी दी गई है, देखो
14x प्लस 17y, देखो y5 के लिए आओ, y5 के लिए 13,550 थे मेल, यानी कि 14x प्लस 17y कितना दिया गया, देखो यहाँ पे देखो 13,550, और 10x प्लस 20y कितना दिया गया, मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, थोड़ा सा देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ये हटा रहा हूँ, ठीक है। आप साथ साथ उतारते रहो इसी वजह से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 10x प्लस 20y कितना दिया गया भाई साहब, ये देखो 11,800 सॉरी। आपको निकालना क्या है, कंपनी ए में y5 में फीमेल की संख्या, यानी आपको 10x यहाँ भी कैलकुलेट करना है, यानी x के लिए कैलकुलेट करना है, तो y हटा ही दो। y हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 को 17 बनाना है, यानी 8.5 से गुणा कर दो, तो ये लिखा है 8.5x प्लस 17y, और 8.5 से इसमें गुणा करना है, यानी आप 17 से किस में गुणा कर लो, 17 से गुणा कर लो 590 में, तो 17 से 590 में गुणा करोगे, 17 जीरो में जीरो, 17 9 153, हासिल आएगी 15, और 17 पचे 85, 15 100, यानी इतना हो जाएगा। अब आप घटा लो, तो घटाओगे 14 में से 8.5 घटेगा, यानी कि 5.5x, ये बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से इतना घटेगा, यानी कि ये बचेगा 3520, फिर काट दो, ये जीरो बढ़ाओ, 11 पचे 55, 11 से काटोगे 3200, 5x बराबर 3200, यानी कि आपको निकालना क्या था 10x, यानी कि 6400, यानी यहाँ रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो गई 6400। बस आपसे अब रेशियो जो पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, कंपनी बी के लिए y1 में मेल की संख्या, यानी कि y1 में मेल की संख्या कितनी थी, देखो कंपनी बी के लिए y1 में मेल की संख्या थी 780 गुणे 9, इसका रेशियो किससे निकाला था, मतलब कंपनी ए के लिए y3 और y5 में फीमेल की संख्या, यानी 6500 प्लस 6400 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 1 0 1 0 कटा, काट पीट दो, 3 से काटोगे ये 26 होगा, 3 से काटोगे ये 430 होगा, ठीक है, 2 से काटोगे ये 13 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 215 हो जाएगा, 13 गुणे 9 117 बटे 215, आपका रेशियो आ गया, समझ आ गया। मुझे लगता है इससे डिटेल में आपको नहीं समझाया जा सकता था, आपको पूरा प्रश्न एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा, समझ आ गया। अगला प्रश्न देखो, सुंदर सा प्रश्न है, कैलकुलेटिव प्रश्न है, कैसे करोगे, इसमें भी एपी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो 99 99 99 तो हर में है, तो वो तो अलग हम कर लेंगे। देखो अगर ये देखो भिन्न जो बची हुई है फ्रैक्शन पार्ट वाला, उसमें सब में हर 99 यानी कि डिनोमिनेटर हर जगह 99 है, तो उसमें अंश पे ही कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी आपका इधर भिन्न वाला बनेगा 99, सबका हर बराबर है तो एक में 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डॉट 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 67 तक। अब इसमें देखो पहला पद 11 है, देखो दो कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, यानी पहला पद आपको पता चल गया 11 है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू 2 दे दी गई, और लास्ट टर्म 67। अगर पदों की संख्या n हो तो लास्ट टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबको पता होगा, अभी बताया भी है थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में। तो लास्ट टर्म यहाँ पे दिया गया 67, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख दो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2 बराबर 67, 67 में से 11 घटेगा 56, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 56, यानी n माइनस 1 बराबर 28, यानी n बराबर 29, यानी पदों की संख्या हो गई 29। इससे दो फायदा हुआ, एक तो ये पता चल गया 99 कितनी बार आ रहा है, तो 29 बार, तो इसका सम अलग से कर लो, 99 गुणे 29 लिख दो, 99 29 बार है तो 99 गुणे 29, और भिन्न का सम कितना हो गया आपको पता है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, ये सीधे सीधे लिख लो, पहला पद लास्ट पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो आपको पता है समांतर श्रेणी का यानी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सम जो होता है वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 11 प्लस 67 78, n की वैल्यू कितनी है 29, यहाँ पे लिख दो 29 बटे 2, और बटे में हर 99, 2 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 39, 39 3 से कट जाएगा 13 बचेगा 13, और ये 33 हो जाएगा। अब आप देखो 29 गुणे 99 करना, यानी 29 गुणे 100 माइनस 29, यानी 29 100 में से 29 घटेगा तो 2871 हो जाएगा, 2871 प्लस ये लिखा है 13 गुणे 29, 13 गुणे 30 होता है 390, उसमें से 13 घटेगा 377 हो जाएगा, और बटे 33 लिखा हुआ, मेरे हिसाब से सही चल रहा है सब, ठीक है। अब 33 का 2871 में गुणा करना है, कर लो गुणा, वैसे तो मैं कहूँगा 30 से गुणा करके फिर 3, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आप देखो आप कहोगे कि इसका 10 यार एक बात बताओ, 33 से गुणा ही कर लो, देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। फिर एक बार 8613 लिख दो, जोड़ दो 94 745, इसमें 377 जोड़ना है, तो 377 जोड़ोगे तो यहाँ पे लिख के जोड़ लो, मन करे वैसे जोड़ लो, तो 377 जोड़ोगे 7 3 10, 4 7 11 1 12, 7 3 10 1 11,
4 1 5, बगल में 9 बटे में हर 33। आपका उत्तर आ गया, समझ आ गया। 95,000 सॉरी ये वाला 95,120 बटे 33 करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ये भी सीरीज का अच्छा प्रश्न दिखा। देखो इसमें है 7/2 धन 11/3 धन 7/6 धन 11/15 धन 7/12 डॉट डॉट डॉट। आप एक चीज़ देखो कि कुछ इसके टर्म्स ऐसे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनमें अंश 7 है और कुछ हैं जो 11 है। आप उनको अलग अलग ले लो। 7 मतलब 2 पार्ट में तोड़ लो। 7/2 लिखो, फिर 7/6 लिखो, फिर 7/12 लिखो और फिर डॉट 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 7/156 लिख लो। ये पहली सीरीज बना लो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर आप देखो तो 11/3 से स्टार्ट हुआ है। 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35 प्लस डॉट 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 11/575 तक ले जाओ। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? पहली सीरीज में 7, तो 7 कॉमन ले लो। ये बचेगा 1/2। 1/2 को लिख सकते हो 1 × 2 प्लस 1/6 को लिख सकते हो 2 × 3 प्लस 1/12 को लिख सकते हो 3 × 4 प्लस ऐसे डॉट 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 1/156 को लिख सकते हो 1/12 × 13 12 × 13, ठीक है, प्लस 11। इसमें 11 कॉमन ले लो। 11 कॉमन लेने के बाद 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। 11 कॉमन लोगे तो 1/3 1/15 ऐसे बचेगा। आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2/3। 2/3 को लिख सकते हो 2/1 × 3 प्लस 2/15 यानी 2/3 × 5 प्लस ऐसे 2/35 यानी 2/5 × 7 डॉट 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 2/575 यानी कि 23 × 25। आपको मैंने जब सीरीज अगर आपको याद हो सिंप्लीफिकेशन में मैं करवा रहा था तो मैंने बताया था 1/n × n+1 हमेशा याद रखना। ये होता है 1/n - 1/n+1। ये पहला, यानी 2 क्रमागत पद ऐसे दिए गए हैं तो 1/n × n+1 बराबर 1/n - 1/n+1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं d/n × n+d की वैल्यू कितनी होती है? तो वो भी सेम होती है 1/n - 1/n+d, यानी कि 2 बटे, देखो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 2, ऊपर भी वही आ रहा है। तो आप कहेंगे 2 बटे, यहाँ n की जगह पे 1 है और d की जगह पे 2, तो 2/1 × 1 + 2 बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब 1/, ये पहला पार्ट हर का और माइनस दूसरा पार्ट। समझ में आ गया? यानी ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसको पहली वाली सीरीज को आप क्या बना सकते हैं? आपने कहा क्या कहा? 1/1 × 2 कितना हो गया? 1/1 × 2, तो 1/1 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, -1/2। ऐसे 1/2 × 3 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3। ऐसे 1/3 × 4 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 - 1/4। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें 2/1 × 3 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 - 1/3। ऐसे 2/3 × 5 को 1/3 - 1/5। ऐसे 2/5 × 7 को 1/5 - 1/7। तो हम ये मिटा दे रहे हैं, मतलब ये इतना मिटा रहे हैं। समझिएगा बात को। दोनों फॉर्मूले समझ गए? लिख लेना कहीं, और लिखना नहीं है, दिमाग में लिख लेना, यानी कि प्रिवीजन करते रहना तभी याद होगा। ये कोई रोहित नहीं याद करवा देगा, ठीक है, रोहित नहीं याद करवा पाएगा। तो बस सीरीज आपकी बन गई। यानी ये लिखा है 7 × 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, और ये जाएगा कहाँ तक? 1/12 - 1/13 तक प्लस। दूसरी सीरीज में क्या होगा? 11/2 से कॉमन आ जाएगा, ये हो 1/1 - 1/3 यानी 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5, और जाएगा कहाँ तक? 1/23 - 1/25 तक, ठीक है। कट पिट गया कुछ? क्या क्या कट रहा है? 1/2 1/2 1/3 1/3, यानी कि सबका फर्स्ट टर्म कट जाएगा। बचेगा 1 - 1/13 यानी 7 × 12/13 इधर बच रहा है, प्लस यहाँ पे देखो 1/3 1/3 सबका फर्स्ट टर्म कट रहा है, यानी इसका भी एक फर्स्ट टर्म बच जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी बचेगा 1 - 1/25 यानी 24/25। तो 11/2 × 24/25 ये 12 हो गया। 11 × 12 132 और 7 × 12 84, यानी आपका बचा कितना? यहाँ पे देखो 84/13 प्लस 132/25। 25 × 80 2000, उसमें 100 जुड़ जाएगा 2100। 13 × 13 1690 में 26 जोड़ना है, 1690 में 26 जोड़ना है, यानी कि 1719 हो जाएगा। 1716 हो जाएगा। देखो 13 × 13 169,
169 में 10 मतलब 130 से गुणा करोगे तो 1690, उसमें 26 जोड़ दो 1716 बटे में 25 गुणे 13 कितना, 25 गुणे 12 300, उसमें 13 से गुणा हुआ 325, जोड़ दोगे 21 और 1000 3100, 700 और जुड़ेगा 3800 और 16 और यानी 3816 बटे 325 आपका उत्तरम हो जाएगा। समझ आ गया। ये भी प्रश्न बड़ा आसान था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, तो आपने फॉर्मूला अगर नोट कर लिया तो बहुत सुंदर है। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा था, कहा कि एक्स वाई जेड अलग अलग प्राइम नंबर है, यानी अलग अलग अभाज्य संख्या है इस प्रकार से कि जेड सबसे बड़ी, फिर वाई, फिर एक्स है, तीनों का योग 70 है, तो जेड की वैल्यू पूछी गई थी। आराम से कर सकते थे। देखो आप क्या काम करो, आप 70 के 3 पार्ट कर लो, 23। अब 23 के आसपास के प्राइम नंबर लिख दो, छोड़ो वो छोड़ ही दो। 23 के आसपास के प्राइम नंबर जिनका योग 70 हो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऑप्शन में आओ। 31 अगर जेड की वैल्यू होगी तो एक्स प्लस वाई कितना बच रहा है, 39। क्या कोई संख्या ऐसी पॉसिबल है जिसका क्या कहते हैं दो प्राइम नंबर्स का सम कितना हो, 39 हो? सोचो, दो प्राइम नंबर बताओ जिनका सम 39 है, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी आप 31 नहीं ले सकते। अगर हम 37 लें तो x प्लस वाई प्लस 37 बराबर 70, यानी x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 33। x प्लस वाई बराबर 33, दो बताना है आपको, क्या बताना है, दो भैया बताना है आपको क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स जिनका योग 33 हो। आप कहेंगे बिल्कुल मुझे पता है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 2 1 हो गया 1 31, यानी एक प्राइम नंबर हो गया 2। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या है? कोई ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 होना चाहिए, एक नंबर खुद, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, क्योंकि 2 के 1 और 2 फैक्टर है। एक क्या प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर। तो दो ऐसी प्राइम नंबर बतानी है जो योग 33 देते हो, तो 2 और 31 हो गए। इसमें एक्स कौन सा होगा? आप कहेंगे 2। 31 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई जो है एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स को 2 लेंगे, वाई को 31। एक हो गया 2, एक हो गया 31, और जेड की वैल्यू क्या आ गई? 37। तो देखो आपका ये भी केस होल्ड हो रहा है, यानी एक्स बड़ा है वाई से और वाई से बड़ा है जेड, वाई बड़ा है एक्स से और जेड बड़ा है वाई से। ये केस होल्ड हो गया। तीनों का योग 2 + 31 33 और 37 70 हो रहा है, तो जेड की वैल्यू पूछी गई थी। आपका मतलब 37 के लिए, जेड बराबर 37 के लिए दो ऐसी प्राइम नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका योग 33 हो और एक मतलब बड़ी हो छोटी तो हो ही और अलग अलग हो। ठीक है, क्लियर हो गया। सीरीज में एक और प्रश्न आया हुआ था जो कि बहुत अच्छा प्रश्न था। ये भी आपसे कहा गया, इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि मतलब ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख लेना आप, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी करा दूंगा। कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले 20 पदों का योग इस सीरीज के लिए बताना। सीरीज अगर आप नोट कर पाए तो सीरीज किस प्रकार से लिखी है? n × n+1 के फॉर्म की। देखो n बराबर 1 रखोगे, यानी कहाँ तक n शुरू होता है किससे? 1 से कहाँ तक? 20 तक, क्योंकि 20वां पद ही 20 × 21 होगा। क्योंकि n बराबर 1 रखोगे पहला पद, n बराबर 2 रखोगे दूसरा, n बराबर 20, यानी n बराबर 1 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा। यानी हमारे जो टर्म्स हैं वो n × n+1 के फॉर्म के हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सम करना है तो आप इसका समेशन लगा दोगे, योग। समेशन अगर लगाओगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समेशन लगाओगे तो n × n+1, n का गुणा कर दोगे n² + n। इसका सम करना है कहाँ से? n बराबर 1 से लेके 20 तक समेशन करना है। एक बात बताओ, समेशन आपको पता है समेशन ऑफ a + b को हम तोड़ सकते हैं, समेशन ऑफ a + समेशन ऑफ b, यानी हम इसको तोड़ सकते हैं समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n। n बराबर 1 से लेके 20 तक, दोनों n बराबर 1 से लेके 20 तक रहेगा। फॉर्मूला भी लिख लो। n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना होता है? n × n+1 × 2n + 1/6। और n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, n × n+1/2 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा n × n+1/2, कॉमन ले लिया हमने, बचा 2n + 1/3 और +1। सॉल्व कर लो तो बचा n × n+1, ये बचा 2n + 4/3 और यहाँ पे 2 था। ठीक है, 2 से काटोगे तो n+2 बचेगा। यानी आप याद रखना कि अगर आपको दो क्रमागत पदों का गुणनफल ऐसे दे दिया गया और n पदों का योग पूछा गया तो हमेशा योग होता है n × n+1 × n+2/3। ये फॉर्मूला उस दिन मैंने नहीं बताया था, फॉर्मूला नोट कर लेना।
समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ये कब? जब संख्याएं हमारी 1 से शुरू, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे n संख्याओं का योग पूछा जाए तो योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 3। सिंपल सा फॉर्मूला, 3 टर्म्स है, नीचे 3, n से शुरू होगा n, n प्लस 1, n प्लस 2, बस काम खत्म। समझ आ गया? बस अब यहाँ पे n बराबर 20 पुट करना है, यानी 20 पदों का योग पूछा गया था, तो 20 पुट करोगे तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 से कटेगा 7, 20 गुणे 7 140 गुणे 22 कर दो गुणा, 22 जीरो में 0, 22 चौको 88, 22 एकम 22 8 30। समझ आ गया? समझ आ गया प्रश्न? तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना। समझ आ गया? तो भाई साहब ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो अच्छे प्रश्न पूछे गए थे इस बार के मेंस में। पूरा सोल्यूशन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एसएससी सीजीएल मेंस 2021 सोल्यूशन वीडियो पिन कर दी है, कमेंट में भी डाल दी है, उस पर क्लिक करो, जाके सारे 100 क्वेश्चन देखो। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छे कुछ क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल के लगेंगे वो भी उसमें हो जाएंगे, और नोट करते चलना। ये 10 प्रश्न तो आपको याद ही, 9-10 प्रश्न जो भी हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए। ऐसा करो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि मतलब रटना नहीं, याद ही हो जाए। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। पढ़ते रहें, सिलेक्शन की चिंता किए बगैर सिलेक्शन जरूर।